गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास हमने इकोनॉमिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स इसका नेम है। और हमने क्या कर लिया, इसमें कंसेप्ट रीड कर लिया, स्टैट्स का लिमिटेशंस कर ली। आज हम जो करेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, कि स्टैट्स है जो उसकी इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि क्या ये क्या बताती है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है हमारे, उसका एक क्वांटिटी एक्सप्रेशन ये देती है। मीन्स की क्वांटिटी में उसको, परसेंटेज में, एवरेज में उसको मेज़र कर सकते हैं। कंसाइडर एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, the problem of price rise, or the problem of shrinking export. The first task of the economic is to understand its magnitude through its quantitative expression. means कि क्या है, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं। किस चीज़ को? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि रोज़गार, बेरोज़गार की जो समस्या है, या और भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या प्राइस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है। इसमें एग्जांपल बताया गया है। एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी मेक इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस स्टेटिंग दैट 20% ऑफ द इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन, मीन्स कि हम ऐसे बोल सकते हैं 20% अनएम्प्लॉयमेंट है, 50% अनएम्प्लॉयमेंट है। इस तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंटर सेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन्स, मीन्स कि कंपैरिजन कर सकते हैं दो सेक्टर में, ठीक है। इकोनॉमिस्ट्स डू नॉट स्टॉप मेरली एट द क्वांटिटी एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कहते हैं बस वो यही क्वांटिटी पता करके उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, जो भी अर्थशास्त्री होते हैं, इकोनॉमिस्ट्स होते हैं। उसके बाद वो क्या जानना चाहते हैं, दे वो ट्राई टू फर्दर कंपेरेंट इट थ्रो इंटर सेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन। फ्रॉम इंटर सेक्टरल कंपेरिजन वी मीन कंपेरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है कि हम किसका कंपैरिजन करते हैं, अलग अलग सेक्टर का कंपैरिजन कर सकते हैं। दस एनालिसिस, मतलब एनालिसिस भी कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे करना है तो हम इससे एनालिसिस भी कर सकेंगे। क्या करना होगा इसके लिए, हमें रूरल सेक्टर को अलग करना होगा और अर्बन को अलग करना होगा। मीन्स कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनको अलग मेज़र करना होगा और शहरों को अलग मेज़र करना होगा। इसी तरह हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा रोज़गार है, कहाँ ज़्यादा बेरोज़गारी है। थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है वर्किंग आउट कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ये हमें क्या बताता है, कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बताता है, कारण और प्रभाव, कि क्या हो रहा है, इसका पीछे क्या रीज़न है और इसका हमारे इकोनॉमिक्स पर क्या, या हमारे वर्ल्ड पर क्या इफ़ेक्ट होगा। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, मीन्स कि ये ऐसा फाइंड करना चाहते हैं क्या, कॉज का और कारण और प्रभाव का जो रिलेशनशिप है, कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, मतलब अलग अलग डाटा में, ठीक है। दिस एनेबल्ड देम टू अटेम्प्ट एन इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली टू सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज thus through their statistical study. If the economists come to know that it is because the decline in demand that investment in the economy has tended to shrink, means कि इस ओवरऑल इसमें क्या बताया गया है, कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बताया गया है। मान लो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि कहीं पर डिमांड जो है डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, क्या है, जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। इसके पीछे हम कारण पता करेंगे क्या कारण है, ठीक है, और क्या इसका रिज़ल्ट होगा। उसके बाद क्या है, इसका ये कारण भी हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों ने कम करनी स्टार्ट कर दिया, मतलब पहले से परचेज़ करके रखना कम कर दिया हो, ठीक है। इस ये जो पॉइंट है ये हमें ये बता रहा है कि ये स्टैट्स है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बताती है। फोर्थ पॉइंट में हम करेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक, कि इकोनॉमिक का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है।
थ्योरी और इकोनॉमिक मॉडल्स इसमें बताए गए हैं मॉडल्स। व्हाट इज़ इकोनॉमिक थ्योरी? इट इज़ एन एस्टेब्लिश statistical relationship between different sets of statistical data offering conclusion of economic significance. The well-known inverse relationship between price of a commodity and its demand is an established statistical relationship. मीन्स कि इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि एक इकोनॉमी का कंस्ट्रक्शन कैसे हो, इसमें कुछ थ्योरीज बताई जाती हैं कि मान लो प्राइस कम हो रहा है किस चीज़ का तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें परचेज़ कर लेनी चाहिए। इसी तरह कुछ थ्योरीज बताई जाती हैं, जैसे डिमांड थ्योरी है, सप्लाई थ्योरी है, कॉस्ट की थ्योरी है, वो सब हमें इकोनॉमिक्स से स्टैट से समझ आती हैं। इसके बाद का जो है हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कुछ पहले से ही पता लगा लेना, ठीक है, इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक्स do forecasting through statistical study. By the term forecasting we do not mean some astrological predictions. मीन्स कि इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिषों की कोई भविष्यवाणी है, बल्कि एक सिंपल वे में इसकी फोरकास्टिंग को हम मानते हैं। सिंपल वे का मतलब है कि फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस कैसे ज़्यादा कम हो सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कैसे हम ज़्यादा कर सकते हैं। We only mean to assess and ascertain the future course of certain events. इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि फ्यूचर में ही हम क्या कर लेते हैं, फोरकास्टिंग कर लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल भी बताया गया है, thus on studying the behavior of price level over several years। मीन्स कि अगर हम पिछले सालों का प्राइस लेवल देखते हैं कि प्राइस लेवल क्या चल रहा है, उसी से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी हो सकता है यही सब हो। इसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। फॉर्मुलेशन का क्या मतलब है कि बनाना, कि पॉलिसीज़ का बनना। हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। मीन्स कि जो टैक्स मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर है, वो किस तरह से डिसाइड कर लेता है ये सब कि कितना टैक्स किस पे लगाया जाए। इसके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो हम इकोनॉमिक्स को देखकर ही बनाते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसमें सब यही बताया गया है कि जितना ज़्यादा रिवेन्यू होगा, रिवेन्यू का मतलब है इनकम, उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। और पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं इस पॉइंट में बस वही बताया है। 7th है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि किस तरह से एक इकोनॉमिक है, जो अर्थशास्त्र है, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ सके। इसका मतलब है संतुष्टि, ठीक है, किस तरह से जो इकोनॉमिक है वो संतुष्टि की पोजीशन में आ सके। इसका एक मीनिंग ये भी ले लेते हैं हम कि जो प्रोड्यूसर हैं वो भी सेटिस्फाई हो और जो कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड हो। प्रोड्यूसर कैसे सेटिस्फाइड होंगे, अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाइड होंगे, अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बेटर क्वालिटी की चीज़ सही रेट पर अवेलेबल होगी, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन कैसे बनाया जाए ताकि जो इकोनॉमिक है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ सके, इस पॉइंट में उसके बारे में ही बताया गया है। इसके बाद का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद ये बताया द सो मच सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स दैट मार्शल हैड टू कंसीड दैट statistics are the straw out of which I, like every other economics, have to make bricks. Surely statistics is hub of the wheel. Economic study and beginners of class 11th must focus on the hub to precisely understand the movement of the entire wheel। मीन्स कि इसमें इम्पोर्टेंस वगैरह बताई गई हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज का ये जो चैप्टर है ये यहीं हम ख़त्म करते हैं, यहीं इसका द एंड हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।